हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। सबसे पहले आपको शुभकामनाएं हमारे आज के गणतंत्र दिवस के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे सुदृढ़ गणतंत्र की तरह आपकी तैयारी भी उतनी सुदृढ़ रूप से चल रही होगी। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि देवेंद्र सर एक दो दिन ये लेक्चर अटेंड नहीं कर पाएंगे, तो उनकी जगह मैं कुछ दिनों तक इसको कंटिन्यू करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे डिस्कशन। और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अगर आपका वैकल्पिक विषय यानी ऑप्शनल हिंदी साहित्य है तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एडिशनल वैलिडिटी भी मिल रही है। और ये 150 घंटे का टू द पॉइंट प्रोग्राम है, जिसके अंदर आपको डाउट सेशंस होंगे। जो भी आपके डाउट होंगे उसी क्लियरेंस के लिए आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। इसमें टेस्ट सीरीज और जो बेसिक बुक्स हैं उन सभी को कवर करवाया जाएगा। ये आपको यूपीएससी के अलावा अगर आप यूपी पीसीएस या बिहार पीसीएस जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनमें भी अगर आपका वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य है तो उसमें आपकी मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डिस्कशन। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो बात करता है अटॉर्नी जनरल के बारे में और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स के बारे में। यानी जो अटॉर्नी जनरल हैं उनकी मंजूरी चाहिए होती है कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग को स्टार्ट करने के लिए। अब थोड़ा सा ये टेक्निकल या कंफ्यूजिंग सा पॉइंट है कि अगर मैं इसका एमसीक्यू बना के आपके सामने पेश करूं कि क्या किसी कोर्ट को अपने खिलाफ कंटेम्प्ट का प्रोसीडिंग चलाने के लिए अटॉर्नी जनरल के कंसेंट की जरूरत है या नहीं, तो वहां पे आंसर होगा नहीं। लेकिन अगर आप किसी के खिलाफ केस करना चाहें कि एक्स आदमी ने कोर्ट की न्यायालय की अवमानना की है, जो उन्होंने लॉफुली जो जजमेंट दी है उसका विरोध किया या उसकी अवमानना की है, तो उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चल सकती है। लेकिन यदि आप किसी के खिलाफ, किसी एक प्राइवेट सिटीजन के खिलाफ एक और प्राइवेट सिटीजन जाकर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग चलाता है, तब उस केस में उन्हें पहले अटॉर्नी जनरल से कंसेंट लेना पड़ेगा कि भाई हाँ चलो ये जो आदमी शिकायत कर रहे हैं सामने वाले ने सही में ऐसा किया है, कोर्ट की अवमानना हुई है, तब जाके उनके ऊपर कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी होगा और उनके खिलाफ प्रोसीडिंग शुरू होगी। लेकिन अगर कोर्ट खुद से चाहे तो वो कभी भी कर सकती है। अगर सो मोटो वो चाहे, उन्हें लगा कि किसी सामने वाले ने उनके खिलाफ या उनकी अवमानना की है, तो वहां पर ये सीधा लागू हो जाता है। तो अभी जो न्यूज आर्टिकल था उसमें बात ये थी कि जो धर्म संसद के नेता थे उन्होंने जो संविधान के खिलाफ स्टेटमेंट दिए थे, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ स्टेटमेंट दिए थे, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स शुरू करने की बात थी। तो यहाँ इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं कि एक तो पहली बात अटॉर्नी जनरल की बात आ गई, तो भाई किस आर्टिकल से ये जुड़े हुए हैं मुझे बताइए आप। दूसरा, अभी अटॉर्नी जनरल कौन है ये भी आप मुझे बताइए। खैर, तो यहाँ लिखा ही हुआ है। तो अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल किस आर्टिकल से चुने जाते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तीसरी बात ये मैंने क्लियर कर दिया कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कब डायरेक्टली अप्लाई होता है, कब इसमें आपको अटॉर्नी जनरल का परमिशन लेना होता है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो एक्ट है 1971, ये सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट दोनों के बारे में बात करता है और बताता है कि भाई क्या पावर्स हैं, क्या सिस्टम है। तो इसमें यदि आप कोर्ट की किसी जजमेंट के खिलाफ या उनके ऑफिसर के खिलाफ ऐसे कंटेम्प्ट करें, ऐसे कार्य करें जिससे या तो जस्टिस की जो सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो या फिर जस्टिस ठीक से डिलीवर ना हो पाए, उसमें आप व्यवधान क्रिएट कर रहे हैं, तब भी आपके खिलाफ कंटेम्प्ट का ऑर्डर चल सकता है। तो इसके अंदर एक सेक्शन 15 है जो बात करता है कि यदि किसी एक प्राइवेट सिटीजन ने दूसरे के खिलाफ ऐसा बोला है कि इस व्यक्ति ने जो स्टेटमेंट्स दी हैं वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, तब उनके खिलाफ प्रोसीडिंग चलाने से पहले अटॉर्नी जनरल या फिर सॉलिसिटर जनरल से आपको परमिशन लेनी पड़ती है कि हाँ ऐसा है। तब जाके उनके खिलाफ कमेटी बैठेगी और पता किया जाएगा कि ये हो रहा है या नहीं हुआ है। ऐसा क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है ताकि जो फ्रिवलेस एप्लीकेशंस हैं वो ना आए कि किसी ने भाई ऐसे किसी के खिलाफ केस कर दिया कि ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, तो उनसे बचने के लिए ये सिस्टम चलता है। और इस केस में अगर ये कंसेंट दे देते हैं तब तो केस शुरू हो जाएगा, अगर नहीं देते हैं तो आमतौर पे कहानी खत्म। अगर अटॉर्नी जनरल ने ऐसा बोल दिया कि नहीं, जो आप बोल रहे हैं उन्होंने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट नहीं किया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं किया है, तो फिर वो बात आगे नहीं बढ़ती। लेकिन आप उसके अलावा सेपरेटली कोर्ट को ऐसा नोटिस भेज सकते हैं, कोर्ट को ऐसा एप्लीकेशन दे सकते हैं कि देखिए ऐसा कुछ हुआ है, आप सो मोटो इस पर एक्शन लिए। अदरवाइज ये कहानी खत्म हो जाती है। जो दूसरा केस होता है कि कब नहीं लगता अटॉर्नी जनरल का परमिशन, जो मैंने आपको बताया कोर्ट खुद से फैसला लेगी नहीं, हमें ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति ने अवमानना की है, तो सीधा उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ये कोर्ट वहां अपनी पावर को यूज कर रही होती है। ठीक है। और आर्टिकल 129 के अंतर्गत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का अपना खुद का जो मोशन है, कब लाया जा सकता है, कैसे लाया जा सकता है, उसकी डिटेलिंग की पावर है। और यहां तक कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एजी के पहले या एजी के कंसेंट के बिना कब लिया जाता है अटॉर्नी जनरल की, वो सारी डिटेल इस आर्टिकल में है। तो यहाँ आर्टिकल 129 की बात आ गई, किससे रिलेटेड आपको पता लग गया, और कब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लागू होता है, कब एजी या एसजी की उसमें परमिशन चाहिए और कब नहीं चाहिए। अगली बात आती है, पाकिस्तान की पहली सुप्रीम कोर्ट जज आयशा मलिक ने हाल ही में अपनी पद की शपथ ली। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए पॉइंट ये है, क्या इंडिया में
फीमेल जजेस सुप्रीम कोर्ट में है या नहीं, तो ऑब्वियसली भारत में पहले से हैं, लेकिन अभी तक इंडिया की कोई भी महिला चीफ जस्टिस नहीं बनी है। तो जस्टिस बीवी नागरत्न जो है वो पहली फीमेल चीफ जस्टिस बन सकती हैं 2027 में, याद रखिए। इससे पहले अभी वर्तमान में भी 4 महिला जजेस भारतीय सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत है। और ओवरऑल इंडिया की पहली जो फीमेल जज थी सुप्रीम कोर्ट की वो थी फातिमा बीवी, जो 1989 में ही अपॉइंट हुई थी। अगला आर्टिकल बात करता है मैंगनीज ओर लिमिटेड के बारे में। अब देखिए बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है, उतना न्यूज में था कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टील जो है वो इसके ऊपर परफॉर्मेंस इनका देख रही है। तो हमारे काम की चीज ये है कि मैं आपसे पूछ सकता हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंतर्गत आते हैं या मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड जो है, मॉयल जिसे हम कहते हैं, ये असल में एक मिनी रत्न कंपनी है। और मैंगनीज ओर के ऑब्वियसली कार्य के लिए इसको निकाला गया था, और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंतर्गत आती है, अभी उसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर है, जिसने इसकी परफॉर्मेंस को रिव्यू किया। क्योंकि अभी कई इंडियन कंपनीज जो कि वायबल नहीं है उनका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो उस चक्कर में ये न्यूज में था। और ये जो कंपनी है ये नागपुर महाराष्ट्र में बेस्ड है। अभी 11 माइंस पर ये ऑपरेट करती है, जिसमें बालाघाट माइन सबसे बड़ी माइन है इस कंपनी की। बालाघाट से एक चीज याद आई मुझे ज्योग्राफी की, जरा मुझे बताएंगे आप बालघाट किस चीज के लिए प्रचलित है? बालघाट, पालघाट, बोरघाट, ऐसा कुछ आइडिया है आपको? नहीं आइडिया तो जरा रिवाइज करिए अपनी ज्योग्राफी। जो इंपॉर्टेंट पासेस हैं वो कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र से लेकर नीचे आपके केरल तक इंपॉर्टेंट पासेस। अगली पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है नजफगढ़ झील के बारे में। नजफगढ़ झील को हाल ही में जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसने बोला है दिल्ली और हरियाणा की सरकार को कि अपने मैनेजमेंट प्लान को इंप्लीमेंट करिए और किसी तरह इस झील को पुनर्जीवित करिए। असल में नजफगढ़ एक इलाका है दिल्ली के पास जो हरियाणा से लगता है, और यहाँ पर एक बड़ा सा ड्रेन है जिसे नाला कहते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा इसके अंदर पोल्यूटेड वाटर बहता है या वेस्ट बहता है एक तरह से। तो इसके पास एक आगे जाकर एक नजफगढ़ झील बनती है जो कि एक ट्रांस बाउंड्री वेटलैंड है। ये वेटलैंड कहाँ पर है? जैसे मैंने बताया हरियाणा और दिल्ली की बॉर्डर पर है, और यहाँ पर क्योंकि वेटलैंड है तो कई सारी बर्ड स्पीसीज आती हैं, जिनमें कि इजिप्शियन वल्चर, सारस क्रेन, स्टिप ईगल, ग्रेट स्पॉटेड ईगल जैसी जानवर हैं या चिड़ियाँ हैं, पक्षियाँ हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, और ये सब यहाँ देखी जाती हैं। तो इनमें जो पोल्यूशन ज़्यादा फैल गया था ड्रेन की वजह से, उसको लेकर एक एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान स्थापित किया गया था, ताकि जब इसे वेटलैंड डिक्लेयर किया गया नजफगढ़ लेक को, तो उसके बाद की क्या क्या तरीका होगा जिसके तहत इसको और ज़्यादा क्लीन किया जाए, इसको और ज़्यादा सस्टेन किया जाए। तो इसके आसपास कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है। सीजनल फ्लडिंग के लिए इसके आसपास एक एम्बैंकमेंट बनाने की बात की गई। एक जो इसके अंदर वाटर हाइसेंथ है, जो कि एक पौधा होता है जो किसी भी वेटलैंड को पूरी तरह भर देता है और वहाँ की न्यूट्रिशन को खत्म कर देता है, उसको हटाने की बात हुई। और जो इन्वेसिव स्पीसीज हैं जो लेक को पूरी तरह इकोसिस्टम को बर्बाद करते हैं, उनको हटाने की बात हो रही है। तो बेसिकली नजफगढ़ झील कहाँ पर है और किस प्लान के अंतर्गत इसके ऊपर बात हो रही है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे एक बड़ा सा ड्रेन है नजफगढ़ लेक का, एक जो ड्रेन नजफगढ़ ड्रेन, उसकी वजह से ही बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो साहिबी रिवर है और जो ये वेटलैंड है, इसमें इतना ज़्यादा कचरा, इतना ज़्यादा पोल्यूशन फैलता है कि यहाँ पशु पक्षियों का सस्टेन करना मुश्किल हो जाता है। अगला आर्टिकल बात करता है एक छोटे देश के बारे में, बुर्किनो फासो के बारे में। ये है असल में वेस्टर्न अफ्रीका का एक देश। अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट के पास एक देश है, लेकिन बुर्किनो फासो इसलिए न्यूज में था, इनके जो आर्मी है उन्होंने अनाउंस किया कि भाई इनके प्रेसिडेंट को हटाया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड किया जा रहा है और गवर्नमेंट को डिसॉल्व किया जा रहा है। तो सबसे पहली बात कि बुर्किनो फासो है कहां पर। बुर्किनो फासो की खास बात यह है जो आपसे पूछा जा सकता है, वो ये है कि ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। अफ्रीका में कुछ कंट्रीज लैंड लॉक्ड है, कुछ साउथ अमेरिका में भी है, और अक्सर यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेती है कि XYZ कंट्री में कौन सी लैंड लॉक कंट्री है। अब बुर्किनो फासो न्यूज में है तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि ये एक लैंड लॉक कंट्री है। पहले ये फ्रेंच कॉलोनी रहा करती थी और इसके नाम का मतलब होता है लैंड ऑफ ऑनेस्ट मैन। लेकिन 1960 में इसे आज़ादी मिली, लेकिन उसके बाद से यहाँ पे अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है। इस देश की खास बात यह है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गोल्ड मिलता है। गोल्ड मिलने के बाद भी यहाँ बहुत ज़्यादा गरीबी है, और इसके आसपास माली जैसा देश है जो खुद भी एक इस्लामिक इंसर्जेंसी से ग्रस्त था, और वो अब बुर्किना फासो में भी फैल चुकी है। माफ कीजिएगा, नाम थोड़ा सा ट्रिकी है। तो ये वेस्ट अफ्रीका की सबसे गरीब देशों में से एक है, और क्योंकि यहाँ पर इस्लामिक मिलिटेंट्स भी फैल गए हैं, कुछ और मिलिटेंट भी यहाँ पर हैं जो बहुत तबाही मचाए हुए रहते हैं, तो यहाँ हमेशा कू होता रहता है, तख्ता पलट होता रहता है, और हमेशा मिलिट्री का स्ट्रगल चलता रहता है। तो फिर यहाँ पे कुछ ऐसा स्टार्ट हुआ है, बार बार प्रोटेस्ट देखे गए हैं, कई सिविलियंस की मौत भी हुई है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसकी लोकेशन जो वेस्ट अफ्रीका में है। ये एक लैंडलॉक कंट्री है। अब इसके आसपास देखिए कुछ और लैंडलॉक कंट्री आपको दिख रही होंगी, जैसे माली, और
इस रीजन में स्पेसिफिकली कई सारी जो कंट्रीज हैं वहां पर इंस्टेबिलिटी है। ऊपर का रीजन जो है ये साहेल का रीजन कहते हैं इसको, यहाँ ये रीजन साहेल का रीजन है। इसके नीचे वेस्टर्न अफ्रीका का पार्ट आ गया आपका, और यहां पर गोल्ड मिलने के बावजूद भी, इतनी रिसोर्सेज होने के बावजूद भी कहते हैं कर्स ऑफ रिसोर्स, कि गोल्ड होने के बावजूद समस्या। तो यहां कौन सा ओशन है ये आपको पता होना चाहिए। साउथ अटलांटिक ओशन के जस्ट पास ही कंट्रीज हैं। तो यह है बर्किनो फासो की न्यूज, जो न्यूज में थी इंस्टेबिलिटी के चक्कर में। आगे आते हैं और बात करते हैं प्रमोशन ऑफ ड्रोन यूज इन एग्रीकल्चर के बारे में, कि भारत में जो एग्रीकल्चर है इसमें यूनियन मिनिस्ट्री ने बोला है कि ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए वो ग्रांट्स देंगी। अब खास बात यह कि 100% ग्रांट तक की बात हुई है, लेकिन क्या ये किसानों को ग्रांट दिया जाएगा? नहीं, ये ग्रांट दिया जाएगा जो फार्म मशीनरी ट्रेनिंग और टेस्टिंग इंस्टीट्यूट है उनको, जैसे आईसीएआर की बात हो गई, कृषि विज्ञान केंद्र की बात हो गई, या स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात आ गई, ताकि वो इसको एग्रीकल्चर ड्रोन्स को लेकर उसको दिखा सके कि भाई किस तरह ये काम करता है, देख सके कितना इफेक्टिवली ये काम करता है। इसके अलावा जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो चाहें कि वो डेमोन्स्ट्रेट करना चाहें कि कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में एग्रीकल्चर ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है फार्मर फील्ड्स के ऊपर, तो उसके ऊपर ऑलमोस्ट 75% ग्रांट देने की बात चल रही है। इसके अलावा कुछ कंटीजेंसी एक्सपेंडिचर 6000 पर हेक्टेयर का दिया जाएगा यदि कोई हायर करना चाहे डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर से, ऐसा कुछ। पर हमारे काम की चीज़ ये है कि भाई एग्रीकल्चर में अब ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए यूनियन मिनिस्ट्री ने एक सुविधा दी है, जिसके तहत लोग ग्रांट का इस्तेमाल करके ये ले सकते हैं, लेकिन वो सीधा किसानों के लिए नहीं है, अभी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। इसलिए जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो ही ये फ़ायदा उठा सकते हैं। कस्टम हायरिंग सेंटर जो हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटी सेट कर सकते हैं, और वहां पर भी 4 लाख तक का ग्रांट दिया जा सकता है ड्रोन की कीमत देखते हुए। मैक्सिमम कितना है? मैक्सिमम जो ड्रोन की या तो 100% वो आपको देंगे ड्रोन की कीमत का, या फिर 10 लाख तक। 10 लाख से ऊपर ग्रांट नहीं मिल रहा। तो ये बात है। अब क्या करेगा ड्रोन, क्यों यूज किया जाएगा? ताकि इफेक्टिवली पेस्टिसाइड छिड़कना। पेस्टिसाइड जब किसान छिड़कते हैं तो उनकी एक तो वॉल्यूम गलत हो जाता है, दूसरा उनकी सेहत को बहुत नुकसान पहुंचता है। तो ये यूनिफॉर्मली और बेहतर तरीके से एग्रीकल्चर फीड में स्प्रेइंग कर पाएंगे, जिससे न्यूट्रिएंट और सॉइल न्यूट्रिएंट और किसानों की हेल्थ सबको फायदा मिलेगा। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। अब देखते हैं आपको कितना इसमें याद है। क्या अटॉर्नी जनरल का कंसेंट हमें चाहिए कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग के लिए, जब एक प्राइवेट सिटीजन किसी दूसरे सिटीजन के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ केस की शुरुआत करना चाहे? भारत की पहली फीमेल जस्टिस बीवी नगरातन थी। मैंगनीज और इंडिया लिमिटेड जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंतर्गत आता है। नजफगढ़ झील जो है वो दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर पर है, और बुर्किना फासो जो है वो एक लैंडलॉक कंट्री नहीं है। मुझे उम्मीद है आपने सारे आंसर सही किए होंगे, बहुत बेसिक से आंसर्स थे। तो आज की डिस्कशन के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड कीप ऑन वॉचिंग ओनली IAS।